नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 17 फरवरी को अंबेडकर नगर जिले में पहुंचे और जहां पर उनका एक दिवसीय दौरा रहा। उनके दौरे को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं और खबरों की माने तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोपहर लगभग 3:30 बजे बीजेपी नेता अवधेश त्रिवेदी के घर प्रसाद वितरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं के साथ संवाद भी हुआ और इस दौरान वो चलते प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था भी पुख्ते किए थे। जिला और पुलिस व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। ग्रामीणों में भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। तो वहीं अलीगढ़ के सिविल कोर्ट परिसर में आज अचानक से ही हलचल मच गई। कोर्ट के कई मुख्य गेटों पर ताले लगाए गए और परिसर में संघ चेकिंग अभियान शुरू किया गया। खबरों की माने तो ये कार्रवाई किसी मेल के जरिए मिली सूचना के बाद किया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए अधिकारी तो फिलहाल कुछ स्पष्ट जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। मौके पर आला अधिकारी और एसएसपी नीरज जादौन मौजूद हैं। पूरे परिसर में तलाशी अभियान जारी है और आने जाने वाले पर भी सख्ती बरती जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और एसएसपी ने कहा है कि सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल जांच जारी है और कोर्ट परिसर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। नागरिकों और वकीलों से अपील की गई है कि वो संरक्षित मार्गों का उपयोग करें और जांच में बाधा ना डालें। सही मॉकड्रिल के यहाँ पे मॉक ड्रिल है जो अक्सर होती रहती है। हर 3-4 महीने में मॉक ड्रिल कराते रहते हैं। बेसिकली किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि पूरे सिस्टम के बारे में सबको अनाउंसमेंट करना, सबसे बात करके परिसर को खाली करें। तो परिसर ऑलमोस्ट खाली हो गया। डीजी सर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खाली बाहर जाने के लिए बाहर निकलना, कम लोग बचे हुए उनको भी खाली करा दिया जाएगा। हमारी गाँव टीम भी बुलाई, जस्ट पार्ट ऑफ उसको करें और मेन मकसद ये है कि जो समय लग रहा है उसको हम और कम कर। कितना समय लगा था खाली करने में? लगभग 15 मिनट लगे हैं। तो खाली इसलिए कराया गया है क्योंकि अलीगढ़ के प्रशासन के द्वारा यहाँ ये सूचना है कि यहाँ आईडीएक्स और बम की सूचना मिली है। इसी को चलते प्रशासन के द्वारा ये अपील की गई थी अधिवक्ता साथियों के साथ कि कोर्ट परिसर को खाली करा दिया जाए। ये चक्कर में सब पूरे अधिवक्ता हैं वो सब कोर्ट को छोड़कर बाहर आ गए हैं और कोर्ट की पुष्टि कर दी गई है। अभी सूचना मिली है कप्तान साहब के द्वारा कि जिला न्यायालय में कई आईडीएक्स है और इसलिए पूरी कचहरी खाली करा के उसका आईडीएक्स से चेकिंग करेंगे। आज अचानक एसएसपी महोदय अलीगढ़ कैंपस में आए और उन्होंने ये कहा कि पूरे कैंपस को खाली किया जाए तुरंत। सारे अधिवक्ता और जुडिशल ऑफिसर सारे और मुवक्किलों को लेके पूरा कैंपस खाली कर चुके हैं। कारण क्या बताया? कारण कुछ नहीं बताया, उन्होंने ये कहा अचानक कैंपस को खाली किया जाए तुरंत। मिली है कि सुरक्षा कारणों से मॉक ड्रिल की गई है, लेकिन मॉक ड्रिल के समय एक तो जो घोषणा थी बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं दी है, जिसके चलते जन सामान्य में जान बचाने के लिए जो स्थिति आनी चाहिए वो नहीं थी। लोग बड़े आराम से लापरवाही से अंदर सूचना जारी होने के बाद भी घूमते रहे और इसके बाद यहाँ जो हुआ है वो भी थोड़ा सा हास्यास्पद है कि जो ट्रैफिक को रोका जाना था या डाइवर्ट करना था वो नहीं किया गया। लोग घटनास्थल की ओर से सीधे निकल पा रहे थे और भी कुछ कमियां देखी गई हैं जैसा भारत की जनता में दिख रहा है। आश्चर्यजनक है कि हम सतर्क नहीं है और पूरी लापरवाही से घूमते रहे। लोग गंभीरता सूचना को नहीं ले रहे थे। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्योंकि सिविल कोर्ट में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला आकाश? जिस तरीके से आज अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला जज के द्वारा एक समन्वय बैठाला गया था जिसमें कोर्ट परिसर में मॉक ड्रिल होना था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी जब परिसर में पहुंचे तो उन्होंने अनाउंसमेंट करके परिसर को खाली कराया। वही दीवानी परिसर को अचानक अनाउंसमेंट से खाली कराने की वजह से अधिवक्ताओं में एक अफवाह का माहौल फैल गया कि कोर्ट परिसर में बम की सूचना है। लेकिन जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने एक साधारण मॉक ड्रिल बताया जो कि जिला जज से समन्वय बैठाकर किया गया था। जी, लेकिन मॉक ड्रिल को लेकर इतने पहले से अवगत कराया नहीं गया था आकाश जी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना था कि एक अचानक मॉक ड्रिल हमारा होना था जो पहले
कभी और भी कराना था, लेकिन उस समय पर सिचुएशन नहीं बनी थी। तो जिला जज से समन्वय बैठाकर इस बार हमने मॉक ड्रिल किया है। इससे हम ये जांच लें कि जो हमारी जांच टीमें होती हैं, डॉग स्क्वाड की टीम होती है या बम निरोधक दस्ता होता है, वो कितने समय में अपने स्थान से कोर्ट परिसर तक आ सकता है। हमने सभी चीजों को जांचा है, जिससे कि आप अगर कोई इस तरीके की स्थिति बनती है तो हम उसको मौके पर जाकर जल्द से जल्द मौके को संभाल सकें। तो क्या इस मामले में किसी प्रवक्ता की तरफ से कुछ बयान निकलकर सामने आया है आकाश जी? नहीं, मैं बताना चाहूंगा, केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का इतना ही कहना था। एक साधारण मॉक ड्रिल थी जो कि किसी भी स्थिति में आगे हम भविष्य में उसको संभाल सके, इसी वजह से मॉक ड्रिल कराई है। ऐसी कोई भी अगर कोई अफवाह भी फैली है, जैसे कि बम मिलने की जो अफवाह थी, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं था। साधारण मॉक ड्रिल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिला जज से समन्वय बैठाकर कोर्ट परिसर में की गई थी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आकाश जी। बड़ी जानकारी बता दें कि पुलिस ने संघ चेकिंग और तलाशी अभियान भी शुरू किया और ऐसे में कहा जा रहा है कि मॉक ड्रिल को लेकर ये आयोजन किया गया, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। वहीं विकासखंड में 10वें वार्षिक महोत्सव का बड़ा ही धूमधाम से संपन्न किया गया आयोजन और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राकेश राठौर और राज्य नगर विकास मंत्री मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने मां सरस्वती को प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। अपने संबोधन में मंत्री ने बच्चों और अभिभावकों को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हर स्थिति में अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य प्रदान करें। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहा है कि गांव, जिला और राज्य का विकास हो और विद्यालयों के विकास के लिए सरकार से मांग करते रहें। वार्षिक उत्सव में विद्यालय के बच्चों द्वारा नाटक गीत प्रस्तुत किया गया और इसके साथ ही लोग पूरी तरह से इस उत्साह में आनंदमय नजर आए। ऐसे में कई लोग जो है वो मौके पर उपस्थित रहे और बच्चों ने नाटक का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। तो वहीं बदायूं बिजनौर हाईवे पर देर रात एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाते हुए 3 अलग अलग जगहों पर मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी और इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार मामला बिलसी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर बदायूं बिजनौर हाईवे का ये मामला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार सवार ने लापरवाही और तेज रफ्तार में एक के बाद एक 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। मृतकों में करतौली गांव के निवासी भी हैं और जबकि 3 बाइक सवार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या हुआ है आपके साथ? एक्सीडेंट। किसने मारी टक्कर आपको? बोलेरो। कहाँ और कोई था आपके साथ? हमारे साले खत्म हो गए। क्या नाम था उनका? मुकेश कुमार। अच्छा, मुकेश। कहाँ पर हुई है ये घटना? बराय और कठौली के बीच में। बराय और कठौली के बीच में बोलेरो ने मारी टक्कर। अच्छा, वो खत्म हो गए, आप घायल हो गए हैं। तो वहीं शाहबाद कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनी वारदात सामने आई है, जहां पर 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी ठोस सुराग नहीं लगा है। बदमाशों ने देर रात गांव में धावा बोलकर वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई है। सर्विलांस, एसओजी और स्थानीय पुलिस लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस सफलता नहीं मिल सकी है। पुलिस आसपास के जिलों के अपराधियों और रिकॉर्ड भी लगातार खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वारदात के बाद से वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रात में पहरा देने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल मलकापुर गांव में सन्नाटा और भय का माहौल है, जबकि ग्रामीणों की निगाहें पुलिस की कार्रवाई और जल्द खुलासे पर टिकी हुई है। तो वहीं कानपुर में रिटायर्ड फौजी ने पत्नी बच्चों की हत्या कर सुसाइड कर लिया है। पत्नी बच्चों की हत्या के बाद से ट्रेन से कटकर रिटायर्ड फौजी ने सुसाइड किया। घर से 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर मिला रिटायर्ड फौजी का शव। मकान के अंदर मिले फौजी की पत्नी, बच्चे का शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह बनी वारदात की वजह, तो वहीं थाना क्षेत्र तुलसीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद से रिटायर्ड फौजी ने भी खुदकुशी कर ली है। लखनऊ में रात के अंधेरे में अवैध तरीके से मिट्टी लाद कर ट्रैक्टर ट्रॉली धड़ाले से दौड़ती हुई नजर आ रही है। ट्रॉली पर टार्जन लिखा होने के बावजूद भी पुलिस की पैनी नजर इस पर नहीं पड़ती है, जिससे रात में होने वाले गश्त की पोल खुलती नजर आई है।
स्थानीय खबरों की माने तो सरकारी भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर जेसीबी चलाकर मिट्टी निकाली गई है और उसे ट्रैक्टर ट्रॉली से शहर की सड़कों पर सप्लाई किया गया। पूरी गतिविधियां रात के अंधेरे में संचालित होती रही, लेकिन जिम्मेदार विभाग अनजान बने रहे। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि पारा और ककोरी पुलिस की गश्त के बावजूद भी अवैध खनन का ये खेल लगातार जारी है और इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ साथ पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है। और अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और अवैध खनन में शामिल लोगों पर कब तक शिकंजा कसता है। तो वहीं पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने जनपद के समस्त प्रधानाचार्य और केंद्र व्यवस्थापकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी छात्र को फीस जमा न होने के कारण बोर्ड परीक्षा से वंचित न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्रधानाचार्य या फिर व्यवस्थापक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराना प्रधानाचार्य और केंद्र व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश देते हुए कहा है कि यदि किसी छात्र को आर्थिक समस्या है तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित किया जाए और उसका पूरा अवसर उन्हें दिया जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हित जो है वो सर्वोपरि है और परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए। तो वहीं पीलीभीत में आमतौर पर हल्का और साथ ही दाल चावल और रोटी इस बार एक परिवार के लिए भारी पड़ गया है। बता दें कि इस क्षेत्र में घर के 10 सदस्य शनिवार रात का खाने के बाद से अगले दिन सुबह उल्टी और दस्त की समस्या से परेशान हो उठे। उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार परिवार के कुछ सदस्य बंदूखा के घर एटा जनपद के रिश्तेदार के यहां पहुंचे हुए थे और रात के खाने में दाल चावल बनाया गया, जिसे पूरे परिवार ने साथ में खाया और अगले दिन सुबह 10 लोगों के पेट में दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत हुई। सौभाग्यवश कुछ परिजन जो है वो भोजन नहीं किए, स्वस्थ रहे और उन्हें बाकी सदस्यों को अस्पताल पहुंचाया गया। बीमार हुए सदस्यों में 17 साल और 18 साल के बच्चे भी है और ऐसे में 20 साल की सारिक और 23 साल के शहनाज सहित कई ऐसे लोग हैं जो इस समय बीमार बताए जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। समय पर इलाज मिलने से उनकी स्थिति जो है वो नियंत्रण है और फिलहाल अभी सबकी हालत में काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि भोजन बनाते और खाना खाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। क्या है, कितने लोग बीमार हैं? अरे पता नहीं, हम तो दुकान पे इन्हें रात से खाना इनने खाया, उसमें खाना खाते रही, पता नहीं क्या हो गया उसमें, मतलब इनकी तबीयत खराब हो गई। क्या खाया था इन लोगों ने? इन्हें दाल चावल बनाए थे। अच्छा, दाल चावल खाते हैं। तो कैसे पता लगा कि सबकी तबीयत खराब हो रही है? जो सवेरे मार पलटियाँ हो रही, इन्हें सवेरे उठे जी, सबको उल्टियाँ हो रही हैं। हाँ। अच्छा, तो मालूम हुआ कि मतलब इनकी तबीयत ज़्यादा खराब। अभी आप हॉस्पिटल ले गए तो कैसी तबीयत इनकी सबकी है? क्या इनकी हालत इस समय है वर्तमान में? तो हालत में फिलहाल सही है, पहले तो बहुत ख़राब थी। पहाड़गंज के जो पेशेंट आए हुए हैं, इनका मतलब रात में फूड खाए थे, दाल चावल बता रहे हैं इन लोग जी। तो फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली। बाकी इनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हुई वो दे दिया गया, बाकी इनमें सारे इन्वेस्टिगेशन का रोल आउट कर दिया गया। टोटल कितने लोग हैं? ये लोग करीब 6-8 लोग हैं। कितने ऑलमोस्ट 10 लोग हैं यार, अप्रॉक्सीमेट 10 लोग हैं। अच्छा, अभी कंडीशन क्या इनकी है? कंडीशन अभी स्टेबल हो गए हैं, इनको दवाइयाँ दे दिया गया है, सभी स्टेबल है, सभी सिचुएशन बीपी सब कुछ इनका स्टेबल है। बट एक ही मोस्ट वाले फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं इनके। रात में सब एक ही सोर्स से फूड खाए थे, जिसकी वजह से सारे लोगों में सारे सिम्टम के साथ ये परेशान। तो वहीं लखनऊ में सट्टा माफियों ने कानून की परवाह किए बिना ही अपने काले कारोबार को खुलेआम चला रहे हैं। फॉर्चून की दुकान की आड़ में सट्टा का खेल चलाया जा रहा है, जिसमें माफिया अपने ग्राहकों को पर्ची देते हैं और रोजाना खेल का रिकॉर्ड कैमरे में संजोया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ 1 रुपए की बाजी और 90 रुपए के लालच में कई युवा इस अवैध खेल के जाल में फंस रहे हैं, जिससे उनकी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पूर्व में भी क्षेत्रीय लोगों ने पलायन किया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही हुई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस कारोबार को किसके संरक्षण में फल फूला जा रहा है। स्थानीय नागरिक पुलिस से जल्द ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग चिंतित हैं कि अगर अब स्थिति नहीं सुधरी तो युवाओं की संभावनाएं और भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
थाना दक्षिण पुलिस को इस मामले में सट्टा माफियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र में कानून और व्यवस्था कायम हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं और वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हर साल की तरह इस बार भी यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे, पुलिस सुरक्षा, कंट्रोल रूम में निगरानी और फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था की गई है। बोर्ड की परीक्षा जो है वो 18 फरवरी से 12 मार्च तक 2 पालियों में संचालित होगी। ऐसे में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। कौसाम्बी में कुल 80 सेंटर बनाए गए हैं और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं में कुल 45,000 से ज़्यादा छात्र शामिल होंगे, जिसमें नकल विहीन बनाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और जहां पर 8 कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए हैं। प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम से 10 विद्यालयों की निगरानी की जाएगी। 18 फरवरी से होने वाले यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं यूपी के कौसाम्बी जनपद में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 45,687 लगभग परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। वहीं विद्यालय की निगरानी के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्रों में सीसी कैमरा की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रत्येक सीसी कैमरा और विद्यालयों के निरीक्षण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 8 कंप्यूटर सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम से 10 विद्यालयों की निगरानी की जाएगी। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया है कि इस बार संवेदनशील जो कौसाम्बी है उसको बड़ी सुसमता के साथ, बड़ी ही कुशलता के साथ परीक्षा संपन्न कराने का पूरी जिम्मेदारी उठाने का भी दावा किया है। वहीं ये भी कहा है कि कहीं अव्यवस्था भी होगी तो उसे कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी देते हुए यह भी निर्देश दिया है। हालांकि कौसाम्बी में 18 फरवरी से जो एग्जाम होगा वो तो आने वाला समय बताएगा कि जिला विद्यालय निरीक्षक किस तरह से ये व्यवस्था सुनिश्चित की है और प्रशासन किस तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। डेली 24 भारत से लवलेश कुमार, कौसाम्बी। 18 फरवरी से होने वाले यूपी बोर्ड परीक्षा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।